अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ एक्सप्रेसो। मैं हूं आपका होस्ट अली अनीक सैयद और मैं हूं हिना आदिल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज के दिन का अच्छा सा आगाज आप कर चुके होंगे। जनाब 2 दिन आपको ताकीद क्या नहीं की हमने, आपने तो एहतियात करना ही छोड़ दी है। लॉकडाउन में थोड़ी सी नरमी क्या आ गई, एहतियात आपने छोड़ दी और आप फिर देखिए दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में टॉप पर है जी लाहौर। सुबह के वक्त मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है और आपको बार बार हम यही ताकीद कर रहे थे कि मास्क का इस्तेमाल लाजमी कीजिए, एनक जो है वो इस्तेमाल कीजिए ताकि आपकी आंखें जो है वो भी स्मोक से महफूज रह सकें। और जिस तरह से हम तिब्बी माहिरीन की आरा से भी आपको बताते रहे हैं कि जनाब इससे क्या क्या मसले हो सकते हैं, फेफड़ों के मसले हो सकते हैं। ऑलरेडी जो एस्टिमेटिक हैं लोग, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। छोटे बच्चे और बुजुर्ग इससे ज़्यादा नुकसान उठाते हैं, तो प्लीज़ एहतियात कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हर बार सख्ती से आप पर लॉकडाउन लगाया जाए और तभी आप एहतियात करेंगे। अब तो बच्चों का स्कूल भी दोबारा से स्टार्ट हो गया है, तो जब उन्हें सुबह के वक्त भेजें तो लाजमी उन्हें मास्क जो है वो पहनाएं ताकि वो महफूज रह सकें इस जानलेवा स्मॉग से। और खुद भी एहतियात कीजिए। एयर क्वालिटी इंडेक्स पर ज़रा नज़र रखिए और जिस वक्त आपको लगे कि ये एयर क्वालिटी इंडेक्स थोड़ा बेहतर है तब आउटडोर एक्टिविटीज़ जो है अपनी वो तब कर लीजिए और बच्चों को भी तभी बाहर प्ले ग्राउंड्स में खेलने के लिए इजाज़त दीजिए। वरना ये जो स्मॉग है इसको हम बहुत लाइट लेते हैं, बाद में चलकर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े मसाइल जो है वो हमारे लिए पैदा कर देती है। तो ये जी स्मॉग की सूरत हाल है, इसके लिए आपने एहतियात करनी है। और इसके अलावा जो हम अली क्रिकेट की थोड़ी सी खुशखबरी दे दें कि जनाब आज डू और डाई है भाई। आज मैच तो है डू और डाई। और अगर आप इसकी बात करें, क्रिकेट की बात करें, हाँ। तो जनाब आज का मैच जीतना लाजमी है। जो दूसरा मैच था उसमें बहुत जबरदस्त कारकर्दगी हमारी रही है। जिम्बाब्वे पाकिस्तान की क्रिकेट टीमों के दरमियान जो तीसरा वनडे इंटरनेशनल है वो आज खेला जाएगा। तीसरा और फैसला कौन वनडे है और बुलावाइयों में ही खेला जाएगा। और दोनों टीमों के दरमियान जो 3 मैचों की सीरीज है वो इस वक्त 1-1 से बराबर है। पहला मैच डकवर्थ लुइस मेथड के तहत जिम्बाब्वे के हक में रहा, जबकि दूसरे मैच में हमने उनको आउट क्लास कर दिया था। और हमने देखा कि हमारे ओपनर्स स्पेशली साइम अयूब जो हैं उन्होंने सेंचुरी स्कोर की, नाकाबिल शिकस्त रहे। और इसके बावजूद अब हम देखते हैं कि तीसरा दिन है, कहीं हमारे खिलाड़ी दोबारा से प्रेशर में ना आ जाएं और जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलते हुए इसका ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है। लेट्स सी कि आज क्या परफॉर्मेंस होती है। जो हमारे लिटिल स्टार्स है फिलहाल तो लग रहा है कि ट्रॉफी उन्होंने उठाने का जो है उसका इरादा कर लिया हुआ है, तो लेट्स सी आज परफॉर्मेंस कैसी रहती है जी। एक और बड़ी मेजर अपडेट है वो ये है कि जी 100 इंडेक्स कल 99,000 प्लस जो है वो रिकॉर्ड किया गया और आज ये लग रहा है कि वो 1 लाख जो है उसको क्रॉस कर जाएगा। और 16 महीनों में अगर देखें तो 40,000 से 1 लाख तक का ये सफर होगा। लेट्स सी कि आज की जो सिचुएशन बनती है इंडेक्स की उसके हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल अभी हम शामिल करते हैं अपनी बड़ी खबर। तो जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की फाइनल जो कॉल थी उसको हुकूमत बार बार मिस कॉल कह रही है और तहरीक इंसाफ के एहतजाज के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करके इस्लामाबाद को क्लियर करवा लिया गया है। और मुल्क में अब अगर बात की जाए तो हालात मामूल पर आ गए हैं। 900 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार किया गया अब तक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना से खिताब करते हुए कहा कि ये तहरीक नहीं तखरीबकारी है, ये फितना है। फसादियों के हाथों पाकिस्तान को तबाह नहीं होने देंगे। 9 मई के मुजरिमों को सजाएं मिलती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। सिपह सालार ने इस्लामाबाद पर लश्कर से निमटने के लिए ताउन फराहम किया। जो हमारे सिपह सालार हैं उन्होंने इस्लामाबाद के ऊपर जो लश्कर कशी थी ये भी और माजी में भी और इस बार खास तौर पर उन्होंने पूरा ताउन किया, पूरी मदद की। पहली मर्तबा तारीख में जो हमारी जो फौज के सिपह सालार जो हैं वो पूरी इस तरह यकजान 2 कादिब जुड़े हुए हैं, बिल्कुल उसके बगैर ये नहीं हो सकता था। तो इसको हम सबको बर्बाद कर दें, तबाह कर दें, ये मुमकिन नहीं है। आई विल नॉट लेट दिस हैपन। ये तहरीक नहीं, ये तखरीब है। बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल दर्द दिल से अर्ज कर रहा हूँ, ये फितना है, फितना। अगर 9 मई के जो मुजरिम हैं उनको अगर अदालतें कड़ी सजाएं वक्त पर दे देती तो आज हमें ये दिन न देखना पड़ता। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू आपने सुनी, जबकि तहरीक इंसाफ ये दावा कर रही है कि एहतजाजी मुजाहिरीन पर गोलियां चलाई गईं, कई हलाकतें हुई, जिस पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने रद्द-ए-अमल किया है और उसको रद्द किया है। उनका ये कहना है कि लाशें गिरी हैं तो फिर सबूत भी दें, मगर इस पर अभी तक तहरीक इंसाफ की जानिब से खामोशी इख्तियार की गई है। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर मंजर आम पर आए और कहा कि धरना एक तहरीक है जो जारी रहेगी, आवाम हो ना हो। होकर अपने हक की बात कर रहे हैं, अपने जायज़ हकूक़ की बात कर रहे हैं। बारहा मैंने अपनी बात में कहा, इमरान खान ने कहा
कि हम डी चौक जाएंगे, पुरअमन तरीके से जाएंगे, और पुरअमन तरीके से डी चौक से आगे हमने नहीं जाना। वो एरिया जहाँ पर इजाजत नहीं है, जहाँ पे खान साहब का इख्तियार है, ये कॉल खान साहब ने दी और खान साहब ने इस इख्तियार से दी कि ये धरना जारी रहेगा, उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक मैं कॉल ऑफ नहीं करूंगा। तो पहली बात तो ये है पूरे पाकिस्तान की आवाम को कि धरना जारी है। पहले क़यादत के बगैर धरना जारी था और अब ये कहा जा रहा है कि अवाम हो ना हो धरना जारी है। सवालात तो फिर उठेंगे। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर सूबाई शौकत यूसुफजई फट पड़े और उन्होंने मरकजी क़यादत पर जो है सवालात उठाए। उन्होंने कहा कि मरकजी क़यादत ने मायूस किया, एहतजाज के दौरान लीडरशिप कहाँ थी, संजानी पर एहतजाज की ऑफर को उस वक्त कबूल क्यों नहीं किया गया, मशावरत क्यों नहीं होती रही। हम 2-3 दिन तक हम मुसलसल सड़कों के ऊपर रहे लेकिन कोई मशावरत नज़र नहीं आई। ये क्यों? हमारी लीडरशिप कहाँ गायब रही? मरकजी लीडरशिप में से कोई नज़र नहीं आया। जो लीडर अपने आप को कहते हैं ये लोग कहाँ थे, इसकी क्या वजह थी? जो पेशावर से काफिला चल पड़ा यहाँ तक तो क्यों मशावरत नहीं हुई? दरअसल सेठ ने खुलकर कहा है कि इमरान खान से उनकी मुलाकात में उन्होंने एग्री किया था कि संजानी जो है वो आप अगर हुकूमत देती है वहाँ पे जगह तो वहाँ पे धरना दे दें। बैरिस्टर गौहर भी वहाँ मौजूद थे उस मीटिंग में, क्यों उस पर अमल दरामद नहीं हुआ? अब तो पार्टी लीडर्स भी सवाल उठाना शुरू हो गए हैं कि किधर थी लीडरशिप। तहरीक इंसाफ के एहतजाजी मुजाहरे पर सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने ऑफर दी है और ये कहा है कि PTI राब्ते में रहे तो उनके लिए किरदार अदा किया जा सकता है, किसी सूबे को एहतजाज पर मजबूर ना किया जाए। इतने बंदोबस्त के बावजूद वो डी चौक कैसे पहुंच गए? अगर वो मेरे साथ राब्ते में रहें तो मैं कुछ हासिल भी कर सकूंगा और मुझे अंदाजा भी लग सकेगा और मैं कोई किरदार भी अदा कर सकूंगा। इतने बड़े इंतजामात के बावजूद फिर ये डी चौक तक पहुंचे कैसे? उनको रास्ता दिया गया या क्या इसी वकूए के लिए उनको रास्ता दिया गया ताकि इस तरह की से खूनरेजी हो? जबरदस्ती ये कहना कि वो कहें कि हम तो हर कीमत पर जेल में रखेंगे, आप कहेंगे हम हर कीमत पर निकालेंगे, तो इसका नतीजा सिवाय अनार की कुछ नहीं होगा। ये सारी सिचुएशन है जिस पर हमने बात करनी है। हमें ज्वाइन किया है शौकत पुराचा साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार है। अस्सलाम वालेकुम शौकत पुराचा साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। राजा साहब, मुझे तो लग रहा है कि आप कंटेनराबाद में मौजूद नहीं है इस वक्त, और जिस तरह के पिछले दिनों में हालात रहे हैं वहाँ के, जिस तरीके से शेलिंग होती रही है और जो सिचुएशन बनी रही है, उसके हवाले से ज़रा अपडेट कीजिए कि अब हालात मामूल पर आ गए हैं। और दूसरा ये कि ये जो एक जिसको फाइनल कॉल कहा जा रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और हुकूमत इसे बार बार मिस कॉल कह रही है, क्या ये दुरुस्त कहा जा रहा है? फिर देखिए, इस सारी सूरत हाल को हम जो जर्नलिस्ट हैं और फील्ड जर्नलिस्ट हैं, हम तो खुद बेयर करते हैं। और ये जगह जगह रुकावटें, टीयर गैस, ये इतनी बार अब चूंकि हर महीने एहतजाज आ रहा होता है तो हर महीने हमारे लिए ये मसला बनता है। अब मिस कॉल हो या फुल कॉल हो, बात ये है कि दुनिया भर में खबरें बन गई पाकिस्तान के खिलाफ, दुनिया भर में पाकिस्तान को बदनाम कर दिया गया। और दूसरा ये जो एलिमेंट PTI बात कर रही है कि हमारे सैकड़ों लोग मारे गए, कल सरदार लतीफ खान खोसा साहब 200 से भी ऊपर लोगों की जान जाने की बात कर रहे थे, तो बात तो वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की भी दुरुस्त है कि अगर खुदा न खास्ता को डेड बॉडीज हैं तो वो कहाँ हैं। लेकिन चूंकि यहाँ सब्सटेंस से ज्यादा वो जो फोर्सफुल प्रोपोगेंडा है या फोर्सफुल नैरेटिव कह लें वो चलता है, तो इसलिए ये बहरहाल एक क्वेश्चन मार्क रहेगा। नंबर टू अगर वो मिस कॉल भी थी तो मौलाना फजलुर रहमान ने तो दुरुस्त सवाल उठाया कि ये डी चौक तक कैसे पहुंच गए। धरना तो अली अमीन खान कह रहे हैं जारी है, PTI के अपने जो मीडिया सेल है उससे तो आया कि धरना खत्म हो गया है। लेकिन यूसुफजई साहब की बात पे मैं बात करना चाह रहा हूँ, कल से मैं भी उनको सुन रहा हूँ। वो कह रहे हैं लीडरशिप कहाँ थी। धरने वाले कह रहे थे, जो एहतजाजी थे वो कह रहे थे हमारी लीडर हमारे हमरा हैं, वो खड़े होके एड्रेस भी कर रही थी, वो खड़े होके तकरीर भी कर रही थी। मैं बुशरा बेगम साहिबा की बात कर रहा हूँ। तो क्या जो PTI के ओरिजिनल असल लोग हैं, शौकत यूसुफजई साहब को मैं उस वक्त से जानता हूँ और उस वक्त से वो PTI के साथ
इसी तरह से पूरे जोश वलवले के साथ रहे हैं जब पीटीआई बन रही थी। तो क्या शौकत यूसुफजई साहब इनको लीडर नहीं समझते? जब जो वो कह रहे हैं कि मेन लीडरशिप कहाँ थी, तो मेन लीडरशिप तो बार बार जो है वो कह रही थी बुशरा बेगम साहिबा का हुक्म है, बुशरा बेगम साहिबा ने 10,000 बंदे जिम्मा लगाए हैं, बुशरा बेगम साहिबा ने 5,000 बंदे एमपीए के जिम्मे लगाए हैं। तो वो क्या टारगेट पूरा हुआ? उनका ना हुआ। हर बंदे ने अगर 10,000 लेके आने थे एमएनए ने, तो ये इतने सारे सवाल, अब ये इसके तजजिए की जरूरत नहीं है, अब पीटीआई को जवाब देने की जरूरत। बिल्कुल। तो शौकत पराशा साहब, शौकत यूसुफजई कहते हैं कि ये जो क़यादत है वो मरकज़ी जो क़यादत है वो लेकर चलती है ऐसे जलसे जुलूसों को, और सूबाई हुकूमतों के को इतना इख्तियार नहीं देना चाहिए। जब ऐसे इख्तियार दिए जाते हैं तो फिर ये ऐसी सूरत हाल पैदा होती है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? एहतजाज तो पूरे मुल्क के लिए था, तो सिर्फ सूबाई हुकूमत क्यों बार बार आगे नजर आती है? बात तो हम भी बार बार यही कहते हैं, खास तौर पर मैं कहता हूँ, आप लोग लाहौर में बैठे हैं, तो पंजाब की क़यादत कहाँ है? कौन था पंजाब में जो इस धरने में मौजूद था? या इवन जो पार्टिसिपेंट्स थे वो भी तो केपी से आ रहे। पंजाब तो जीटी रोड भी, मोटरवे भी सील था। अब ये हम कह सकते हैं कि पंजाब वाले लोगों को आने नहीं दिया गया, लेकिन अगर रास्ते बंद करने से इनकलाब रुक जाता है तो फिर तो मेहरबानी कर दें, फिर इनकलाब की बातें छोड़ दें। इनकलाबी जब आते हैं, एहतजाजी जब आते हैं, वो नहीं देखते कि कहीं रुकावट है, कहीं बैरिकेड है। लेकिन ये जो आए खैबर पख्तूनख्वा से, इनके दरमियान भी थी रुकावटें पहले, कंटेनर से 26 नंबर चुंगी पर, लेकिन बहरहाल वो इस बार आ गए। पिछली बार तो बड़ा, जो 5 अक्टूबर की बात कर रहा हूँ, वो 26 नंबर चुंगी पे तो बहुत शेलिंग हुई थी जगह जगह। ब्लू एरिया में, मेरे दफ्तर के बिल्कुल सामने, हमारा ऑफिस ब्लू एरिया में है, मैं शाम में ब्लू एरिया में 3 दिन हम खुद आंसू गैस खाते रहे, हमारे गले खराब हो गए, हमारी आंखें, जो सीवियर किस्म का इम्पैक्ट होता है इसका, मैं नहीं चाहूंगा कि आप दोनों किसी वक्त फंस जाए इसमें। लेकिन इस बार तो वो डी चौक तक आए। लेकिन बात ठीक है यूसुफजई साहब की कि मरकजी क़यादत वो कहीं मीटिंग करती, वो कहीं बैठती। बैरिस्टर सैफ साहब ने जो बात की है, तो क्या बुशरा बेगम साहिबा अब बानी पीटीआई खान साहब के अहकामात को भी ओवर पावर करके, ओवरटर्न करके अपना काम चला रही हैं? तो फिर लीडरशिप कौन सी है? पीटीआई का वर्कर जो पूछ रहा है, यूसुफजई साहब पूछ रहे हैं, वो वर्कर भी हैं, लीडर भी हैं, वो तो फिर सही सवाल पूछ रहे हैं कि हमारी क़यादत है कहाँ, और हम कहते हैं कौन सी क़यादत है। ऐसा ही है पराची साहब, लीडरशिप तो हमें वैसे एक्स पर नजर आई, वहां पर ही बातचीत करते हुए दिखे हमें शौकत बसरा साहब, हमाद अजहर साहब और साहबजादा अहमद रजा, इसके अलावा दीगर लीडरशिप भी। अच्छा, ये जो इवेंट है पूरा का पूरा, ये जो एहतजाजी धरना था, इसको मंसूब किया जा रहा था बुशरा बीबी की सियासी लॉन्च के साथ। तो जिस तरीके से अब सिचुएशन बनी है, जिसके अंदर पहले बुशरा बीबी साहिबा यही कह रही थी कि वो आखिरी खातून होंगी जो खान के लिए यहाँ पर डी चौक पर मौजूद रहेंगी, भले सब चले जाए, लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया पर हमने उनकी एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में जाने की वीडियो भी देख ली। क्या ये जो इम्पैक्ट क्रिएट किया गया था, या जो कहा जा रहा था कि उनकी सियासी लॉन्च है, ये किसी हद तक कामयाब हुई है, या फिर ये फ्लॉप लॉन्च रही? और दूसरा ये कि जो सीनियर क़यादत है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है, वो सारा मलबा अब बुशरा बीबी पर डालकर, क्योंकि उनका डिसीजन था और हमने मकाम धरने का इसलिए तब्दील नहीं किया, राह फरार इख्तियार कर रही है। ये रवैया कैसा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? एहतजाज या धरना जब शुरू हुआ, जिस दिन ऐलान हुआ, अलीमा खान साहिबा ने वहाँ अडयाला जेल से निकल कर बाहर बानी पीटीआई खान साहब से मुलाकात करके 24 की तारीख का ऐलान किया। वो कौन सी मुशावरत हुई थी उस दिन? किसी मुशावरत के बगैर खान साहब की तरफ से अलीमा खान साहिबा ने मंसूब कर दी ये बात कि वो उन्होंने ऐलान किया होगा, उन्होंने बाद में भी वो बात करते रहे। लेकिन फिर उनकी बात को जो संगजानी पे बैरिस्टर गौहर खान और उमर अयूब खान गए थे, संगजानी वाले जलसे पे जगह पे एहतजाज करने की, खान साहब ने तो वो बात कर दी। अब उसकी तस्दीक बैरिस्टर सैफ साहब कर रहे हैं, लेकिन फिर बुशरा बेगम साहिबा ने उसको टर्न ओवर किया। ये जो लॉन्च है, खुदा न खास्ता, ये इतनी खौफनाक लॉन्च की कोशिश थी जिसमें 4 रेंजर्स के एहलकारों की जान गई, जिसमें पुलिस वाले की जान गई,
वो जो कटी पहाड़ी पे उसको मार दिया गया, और फिर जो पीटीआई अब कह रही है कि हमारे लोगों को मारा गया है, तो क्या ये फिर एक खून खराबे, खून रेजी की नवीद है कि जी लांच हो गई है? तो लांच भी अगर किसी कुछ गरीबों के खून पे हुई है तो फिर तो ये बहुत बड़ी खौफनाक बात है। बिल्कुल दूसरी खौफनाक बात बात। ये है कि तहरीकें जो हैं वो बाकायदा लीडरशिप, बाकायदा एफर्ट, बाकायदा प्लान, हम 24 वाले इस मार्च के हवाले से बार बार कहते रहे कि हमें कोई नजर नहीं आ रही प्लानिंग बाकायदा। जो यूसुफ दई साहब कह रहे हैं ना, मुशावरत नहीं हुई, लीडरशिप कहाँ थी? कि ये बस वो लांच वाली ही कह दें कि लांच आ रही थी, लांच जनाब वो उसकी पिक्चर्स आ रही थी दुनिया भर में। वो कहते हैं 65 ममालिक में हमने मुजाहरे किए और हर मुजाहरे में पाकिस्तान के इदारों को बदनाम किया गया, पाकिस्तान की हुकूमत को बदनाम किया गया। ये जो मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान बात कर रहे हैं कि 9 मई वालों को अगर सजा दे दी जाती, अब बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। 9 मई तो हुआ, कोर कमांडर का घर जला, पेशावर का रेडियो पाकिस्तान जला, तिमरगढ़ का किला जला, फैसलाबाद लाहौर में हसास मकामात पर आग लगी, लेकिन उसका जिम्मेदार कोई नहीं है। पता नहीं फिर वो किसने आग लगाई। जो वीडियोस में नजर आ रहे हैं वो कौन है? वो तो जाने पहचाने चेहरे हैं। हमारी अदालतों ने, जो वजीर आजम पाकिस्तान कह रहे हैं कि अदालतें सजा दे देती, सजा तो अदालत ने देना होती है। बिल्कुल शौकी साहब, लेकिन अब हर चीज कोई 9 मई पार्ट 2 करार दे दिया जाता है। लेकिन ये बताइए कि जो ख्वाजा आसिफ की तरफ से बयान आया है काफी इंटरेस्टिंग है। वो ये कहते हैं कि पीटीआई वालों को तहकीकात करवानी चाहिए कि जो बुशरा बीबी हैं उन्होंने कहीं डबल गेम तो नहीं खेली। बुशरा बीबी ने तो लीड किया ना, जो लीड करने की बुनियाद पर यूसुफ दई साहब कह रहे हैं कि क़यादत से मशावरत नहीं की गई। जब बुशरा बेगम पहली बार तकरीर भी कर रही थी जलसे में खड़े होके या उस जुलूस के दौरान, तो वो तो क़यादत कर रही थी ना। मैं बार बार आपसे ये सवाल उठा रहा हूँ कि वो क़यादत कर रही थी, एहतजाज की क़यादत मैसर आ गई, उनकी लॉन्च हुई ना हुई, लेकिन जब पीटीआई के अपने अंदर से बात आए कि पीटीआई की क़यादत कहाँ है, हमारी आला क़यादत कहाँ है, तो फिर क्या इस क़यादत को नहीं तस्लीम किया जा रहा, या दूसरी क़यादत इस इमर्जिंग क़यादत से नालान थी कि इनके होते उन्होंने कहा कि हम साथ नहीं आएंगे? ये जो ख्वाजा आसिफ साहब बात कर रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब का बात करने का एक अंदाज है, वो अपने अंदाज से बात करते हैं, लेकिन उस अंदाज को सीरियस एंगल से देखा जाए तो फिर सवालात तो जो ख्वाजा साहब बात कर रहे हैं वो पीटीआई के अंदर से भी आ रहे हैं। ख्वाजा साहब ने एक एंगल की बात कर दी, यूसुफ दई साहब ने उस क़यादत को ही नलीफाई कर दिया। वो कह रहे हैं कि हमारी क़यादत कहाँ थी? क़यादत तो सामने थी ना, जिसके ऊपर ख्वाजा साहब बात कर रहे हैं। सही है। अच्छा प्रचा साहब, दूसरा ये कि बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज अली अमीन गंडापुर जो है वो बार बार कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं धरना एक तहरीक है जो जारी है, लोग हो ना हो वो जारी है। आपका माशाल्लाह से इतना ज्यादा सहाफती तजुर्बा है, आपने कभी देखा है ऐसा धरना जिसमें लोग ही ना हो? 2014 में जब धरना लगा हुआ था 126 दिन का, और नवंबर के बाद प्रोबेबली नवंबर के बाद तो बिल्कुल सूरत हाल ऐसी ही नजर आती थी कि 10 बंदे बैठे होते थे, शाम में वो 100-150 शुगल करने वाले आ जाते थे, देखने वाले आ जाते थे, तो तकरीरों में कहा जाता था कि हमारे सामने इंसानों का समंदर है। जब आपने एक बात कर दी, उस बात को आप प्रूव करें ना करें, लेकिन आपने ऐलान कर दिया। मैं अभी बात कर रहा था, अली अमीन खान कल कह रहे थे अपनी मीडिया टॉक में कि धरना जारी है। हाँ। पीटीआई के अपने ऑफिस से बयान आया कि धरना अब खत्म हो गया है, और जो ऑन ग्राउंड है, ऑन ग्राउंड तो कंटेनर हट गए, ऑन ग्राउंड कंटेनर हट गए, ऑन ग्राउंड मोटरवे खुल गई, ऑन ग्राउंड जीटी रोड खुल गया। तो अगर धरना जारी है तो फिर लोग कहाँ हैं? दूसरी अहम बात यह है कि अली अमीन खान बहरहाल लोग ले आते हैं, अली अमीन खान बहरहाल खान के कहने पे बाहर निकलते हैं। बात तो दूसरे लोगों की है ना, जो प्रिविलेजेस भी ले रहे हैं, जो एंजॉय भी कर रहे हैं, लेकिन वो हैं कहाँ पर? कोई इल्म नहीं है इस चीज का। बिल्कुल बिल्कुल। शौकी साहब, आपसे राब्ता मुनक़ता दोबारा बहाल करने की कोशिश करते हैं। अली अमीन गंडापुर की जो बात की जा रही है
बिल्कुल दुरुस्त शौकत साहब ने फरमाया कि कंटेनर्स हटा दिए गए, मोटरवेज खुल गई और ऑन ग्राउंड तो ये सब चीज़ें हो रही थी, लेकिन ऑन ग्राउंड ये भी हो रहा था कि क़यादत जिसकी सपोर्ट की गई थी वो भी वहाँ नहीं रहे, वो भी वहाँ से निकलकर मानसहरा चले गए थे। और शौकत साहब एक दफ़ा फिर हमारे साथ वापस मौजूद है। शौकत साहब, आप बताइएगा, मौलाना फजल रहमान ऑफर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर पीटीआई राब्ते में रही तो फिर वो कोई किरदार अदा कर सकते हैं। क्या उनको अभी भी कुछ पोटेंशियल नजर आता है पीटीआई में, या फिर ये कोई सॉफ्ट कॉर्नर है? ये पोटेंशियल और सॉफ्ट कॉर्नर से बढ़ के ये सियासत कि जेयूआई और पीटीआई का जो असल मुकाबला रहा और अभी तक भी है और आइंदा भी रहेगा, वो ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में है बल्कि वो वेरी डेरा इस्माइल खान में है। डेरा इस्माइल खान का हल्का 44-45 वही हल्का मौलाना साहब का है, वही हल्का अली अमीन खान गंडापुर साहब का। तो चैरिटी बिगिन एट होम, तो मुकाबला शुरू घर से अपने जाती हल्के से है। उस जाती हल्के में अब अगर रजू करती है पीटीआई मौलाना साहब के पास आकर कि ओ मेहरबानी करें, हमारी मदद करें, हमारे साथ हमें गाइड करें, तो इट मीन्स के पीटीआई मौलाना साहब के सबसर्विएंट के तौर पर आएगी, गाइडेंस लेगी। और उसका हमने मुजाहरा देखा। नो लेट मी कंप्लीट माय आर्गुमेंट इज कि जब 26वीं तरमीम मंजूर की जा रही थी तो पीटीआई के लोग गए थे अपना बानी पीटीआई खान साहब से मिलने, जेल में मुलाकात की इजाजत नहीं मिली थी, फिर सीधे आए थे मौलाना साहब के पास कि मेहरबानी करें हमारी मुलाकात करवा दें। वहां से फिर मौलाना साहब ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से राब्ता किया, तब जाकर इनकी मुलाकात हुई थी। तो अगर ये किरदार पीटीआई ने अपनाना है, कबूल करना है, तो प्रोबेबली मौलाना साहब इस तरफ इशारा कर रहे हैं। मैड सही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा पराजा साहब, 30 सेकेंड्स है लास्ट मेरे पास। इन दी एंड मुझे बताएं, जो मौजूदा सूरत हाल बनी हुई है, इसका कोई हल देख रहे हैं? हल तो मौजूद है, वो पार्लियामान की शक्ल में है, जहाँ पर पीटीआई एक बड़ी भारी तादाद में मौजूद है। पार्लियामान में अपना किरदार अदा करें। मैं हरगिज नहीं कह रहा कि अगर उनकी प्लानिंग एहतजाजों की है, हड़तालों की है, आइन को जब मैं कहूँ कि आइन के तहत पार्लियामेंट बनी है तो आइन एहतजाज का भी हक देता है, लेकिन कुछ अगर पाकिस्तान का सोच लिया जाए, अभी आपने स्टॉक मार्केट की भी बात कि जितना मुल्क स्टेबल होने का बाहर मैसेज जाएगा, मुल्क के अंदर मैसेज जाएगा, उतना ज्यादा आपके यहाँ अंदरूनी इन्वेस्टमेंट भी होगी और बैरूनी इन्वेस्टमेंट भी होगी। आज तरक्की का जो यार्ड स्टिक है वो आपकी मुआशी तरक्की है। अगर मुआशी तरक्की हो रही है तो मुल्क तरक्की कर रहा है, वरना जो है वो मुल्कों की लिस्ट में पाकिस्तान पहले भी इंडेक्स में बहुत पीछे है। और अब भी पार्लियामान में किरदार अदा करें। वेलकम बैक जनाब। खुशखबरी तो स्टॉक एक्सचेंज से हमने आपको शेयर की, और एक बार फिर आपको बताते चलें कि स्टॉक एक्सचेंज जो नफसियाती हद है, जो 100 इंडेक्स है, वो इस वक्त 1 लाख पॉइंट से भी अबूर कर गया है और उसकी सतह के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। कभी 550 दिखाता है, कभी 323 दिखाता है, लेकिन ये मुस्बत रुझान ही है जो स्टॉक एक्सचेंज में हम देख पा रहे हैं। और इसके साथ साथ ये ना सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज बेहतरी है, उनकी कारकर्दगी है, बल्कि जो पॉलिसीज़ हैं उनके तसलसल का इकरार भी है कि उन पर अमल दरामद होता रहेगा और जो ताजे बिरादरी है उससे मुस्तफ़ीद होती रहेगी। स्टॉक एक्सचेंज का कारोबार इसी तरह से चलता रहेगा। हमने देखा कि पिछले कुछ दिन एहतजाज चलता रहा और सोचा ये जा रहा था कि शायद एहतजाज की वजह से इसमें मंदी का रुझान देखा जाएगा, लेकिन सिर्फ एक दिन ही मंदी का रुझान देखा गया और बाकी तमाम दिन स्टॉक एक्सचेंज मुस्तहकम रहा। और अब खुशखबरी ये है कि 1 लाख की सतह वो अबूर कर चुकी है। जी हाँ जनाब, और वही चीज़ है कि पिछले 17 माह से अगर देखा जाए तो 40,000 से 1 लाख तक का इंडेक्स का ये सफ़र रहा। प्रोग्राम में ज़रा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिनफी बुनियादों पर तशद्दुद के खिलाफ 16 रोज़ा मुहिम का आगाज़ हो चुका है और इस मुहिम का मकसद ख़वातीन के हुकूक़ के बारे में शऊर उजागर करना है और सिनफी बुनियादों पर होने वाले तशद्दुद में कमी लाना है। और इस मुहिम का जो आगाज़ है वो 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक जारी रहना है। इसी पर हमने बात करनी है। हमारे साथ उस्मान अली खान साहब, सेक्रेटरी विमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पंजाब, स्टूडियोज में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर वेलकम टू एक्सप्रेसो। सबसे पहले तो हम इस मुहिम की बात करते हैं। जो 16 रोज़ा मुहिम है जिसको स्टार्ट किया गया है, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है और हुकूमत कौन कौन से अमली इक़दाम उठाने का सोच रही है? ये जो 16 डे एक्टिविज्म है जी, ये बेसिकली बीजिंग डिक्लेरेशन है 1991 का, जो अंडर UN हुआ था। और ये एक ऐसा डिक्लेरेशन था जिसमें
दुनिया भर के तमाम ममालिक और तमाम अक़वाम ने मुत्तहदा तौर पे इसे जो है वो पास किया था। इस 16 दिन के एक्टिविज़म का बेसिक मकसद ये है कि जी ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद जो है उसके ख़ात्मे के लिए तमाम कौमें और तमाम ममालिक यकजा हो के उस पर ना सिर्फ आवाज़ उठाएँ बल्कि अमली इक़दामात उठाएँ। इस साल हुकूमत पंजाब का ख़ास तौर पे इस पे स्ट्रेस रहा है, जिसकी वजह से इसे ज़्यादा बेफिटिंग मैनर से मनाया जा रहा है। आपको शायद मुशाहिदे में आया हो कि इस दफ़ा लाहौर की बहुत सी आइकॉनिक बिल्डिंग्स हैं जिनको रात के वक्त ऑरेंज लाइट किया गया है। अगर माल रोड पे देखें तो अगर हम शुरू करें तो टाउन हॉल उसमें है, NCA है, ओल्ड कैंपस है पंजाब यूनिवर्सिटी का, फिर पंजाब असम्बली है, वाबडा हाउस है, शादीन मंजिल है, 90 शायराए कायद आज़म है, कायद आज़म लाइब्रेरी, अलहमरा, कमिश्नर ऑफिस, इसी तरह जेल रोड पे भी कनेड कॉलेज, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन, क्रिकेट हाउस, यूनाइटेड बैंक। तो ऐसी आइकॉनिक बिल्डिंग्स जो हैं जो इन 2 कॉरिडोर्स पे हैं, इसके अलावा LDA कॉम्प्लेक्स। तो ये ऑरेंज रंग जो है वो अलामत है ख़वातीन के ख़िलाफ़ इस साल तशद्दुद के ख़ात्मे के लिए सबका इकट्ठे होने का। जो इसके अलावा इक़दामात हुकूमत पंजाब कर रही है उसमें आपके नॉलेज में आया होगा कि वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर का क़याम किया गया लाहौर में वादत रोड पे, जो कि वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी के तहत कायम की गई है, और ये एक नेटवर्क क्रिएट किया जाएगा ऑल ओवर पंजाब। तो इसके साथ साथ और भी ख़वातीन के हकूक़ के लिए, उनकी इकनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए, उनके राइट्स को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट मुख्तलिफ और बिल्कुल गवर्नमेंट को होना भी चाहिए, क्योंकि वज़ीर आला मरीम नवाज़ की क़यादत में तो ख़वातीन के हकूक़ पर बात ज़रूर होनी चाहिए। हम ये भी देखते हैं कि जो 2023 की एक रिपोर्ट शाया हुई थी उसमें 146 ममालिक में से 145वां नंबर था हमारा। तो यहाँ तो बहुत क्रूशल इक़दाम करने की ज़रूरत है, जो आदाद शुमार आपके पास भी होंगे, हमारे पास भी हैं, कि जिसमें देखा ये जा रहा है कि कुछ थोड़े से अरसे में ही ख़वातीन पर जो तशद्दुद के वाक़यात हैं उनमें इजाफ़ा बढ़ता चला जा रहा है। ना सिर्फ तशद्दुद बल्कि कत्ल भी हो रही हैं ख़वातीन, और घरेलू तशद्दुद की वजह से हो रही हैं। तो इसमें इक़दाम आपको लगता है ये काफ़ी इक़दाम हैं या इनमें और बढ़ोतरी की ज़रूरत है? जी, आप ठीक कह रहे हैं कि जो अदाद शुमार हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान शायद 145वें नंबर पे है, लेकिन ये थोड़ा सा फिगर मेरे ख्याल में मिसलीडिंग भी है, क्योंकि हमारे जैसे मुल्क में बहुत सी ख़वातीन जो काम कर रही हैं वो अनडॉक्यूमेंटेड जाते हैं। रूरल ख़वातीन जो हैं वो एग्रीकल्चर में, लाइफ स्टॉक में, सब्जियों की जिसे कहें सिलसिले में, वो ऐसे कामों में मशगूल हैं जो डॉक्यूमेंट नहीं हो रहे। इस वजह से भी एक फैक्टर है कि ये नंबर नीचे है। लेकिन एक ये भी है कि गवर्नमेंट ने इस दफ़ा बहुत सीरियसली ख़वातीन को एक डॉक्यूमेंटेड वर्क फोर्स में शामिल करने के लिए बहुत से इक़दाम शुरू किए हैं, जिसमें स्किल डेवलपमेंट है, जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोग्राम है। तो ये गवर्नमेंट इस पे मुकम्मल तौर पे इससे आगाह है कि इसकी बहुत ज़रूरत है कि ख़वातीन को इकनॉमिकली एम्पावर किया जाए, क्योंकि इकनॉमिकली एम्पावर्ड खातून ही अपने राइट्स को ना सिर्फ जान सकेगी बल्कि इंश्योर कर सकेगी। अच्छा, और ये भी बताइएगा सर, ये जो विमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है आपका, जो कुछ हैरेसमेंट का शिकार या इस तरह से डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार ख़वातीन हैं, वो रब्ता कर सकती हैं, और किस तरीके से इदारे से रब्ता कर सकती हैं? इसमें जी वज़ीर आला पंजाब ने बहुत ज़्यादा एक क्लियर विजन और मैसेज के साथ हुकूमत पंजाब के तमाम वो अदारे जहाँ पे ख़वातीन रब्ता कर सकती हैं, तो उन्होंने ख़वातीन को अपनी रेड लाइन डिक्लेयर किया है। उस सिलसिले में सेफ सिटी अथॉरिटी है, उस पर आपको शायद मालूम हो कि लाखों नहीं तो हज़ारों की तादाद में कॉल्स रिसीव हो रही हैं। फिर एक पैनिक बटन का आगाज़ किया गया है कि खातून एक पैनिक बटन दबा सकती है। 100 डेज में 1,37,000 जी। तो इसके अलावा अथॉरिटी का क़याम है। फिर आप देखें कि वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर्स कायम हो रहे हैं। फिर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर जो एक मुल्तान में है वो रेप्लिकेट हो रहा है, जिसमें जो सर्वाइवर वुमेन ख़वातीन हैं उनके राइट इंश्योर करना या तशद्दुद उनके ख़िलाफ़ हुआ है उसकी रोकथाम तो, लेकिन जो पोस्ट तशद्दुद उनका सोसाइटी में वापस एक
ऐसा तरीके से एंटर होने के लिए। हाँ, तो क्योंकि उस्मान इसे साहब- बड़ा ट्रॉमेटाइज कर दिया गया है। Exactly. बड़ा ट्रेजिक है ये कि जब भी कोई खातून अपनी ज़िंदगी को अपने हाथों में लेती है तो उसको ना सिर्फ तनकीद का निशाना बनाया जाता है, बल्कि जीना दो भर कर देते हैं उसका, और उसे सोसाइटी में उस तरह से दोबारा से इंटीग्रेट नहीं किया जाता है। एग्जैक्टली और यही वजह मेरे ख्याल से जो खवातीन घबराती हैं, इस तरह से केसेस रिपोर्ट नहीं करवाए जाते और डर लगता है, खासतौर पर पुलिस स्टेशंस के हवाले से खवातीन जो हैं वो नहीं जा पाती, कंप्लेंट रजिस्टर नहीं करा पाती। तो इन दी एंड में चाहूँगी कोई मैसेज दीजिए इस तरह से खवातीन को कि किस तरीके से विमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट उनकी हेल्प कर सकता है, किस तरीके से जो हेल्पलाइंस मरीम नवाज साहिबा ने खोली हैं खवातीन के लिए वो उनकी हेल्प कर सकती हैं। ये वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की एक हेल्पलाइन मौजूद है 1043। ओके। उस पे भी हज़ारों कॉल्स रिसीव होती हैं और वो कॉल्स जो है हमारे कॉल एजेंट्स रिसीव करते हैं, जिसमें ना सिर्फ वो खवातीन अपने किसी भी इशू पे इंफॉर्मेशन हासिल कर सकती हैं किसी भी महकमे के मुतल्लिक, बल्कि वहाँ अपनी शिकायत भी दर्ज करवाती हैं, जो शिकायत डायरेक्टली उस महकमे तक पहुँचाई जाती है और इसका एक प्रॉपर फीडबैक लिया जाता है। तो ये एक अच्छा मैकेनिज़्म है जिसके थ्रू फिर जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये सेंटर्स का क़याम जो है इन ख़वातीन को वापस सोसाइटी में इंटीग्रेट करने के लिए एक बड़ा अहसन कदम है। वन स्टॉप शॉप है जहाँ पे साइको सोशल सपोर्ट दी जाती है। इसके अलावा मेरा ख्याल है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो सोसाइटी में ख़वातीन का सोशल इंटीग्रेशन है। वो सोशल इंटीग्रेशन होगा आपस में। अब तो ख़ास तौर पे फिज़िकल आउटरीच की ज़रूरत ही नहीं रही जब से हमारे पास सोशल मीडिया इतना मौजूद है कि वो सोशली इंटीग्रेट बड़ी आसानी से हो सकती है। उस्मान साहब बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए, एक्सप्रेसो के मेहमान बनने के लिए। और उस्मान साहब की बात दुरुस्त है कि ना सिर्फ उनको मुआशी लिहाज से मुस्तहकम करने की ज़रूरत है, उनको आगे लागने की ज़रूरत है, बल्कि एक सोशल डायलेमा है जिसमें ख़वातीन अपने आप को महसूस करती हैं और वापस जब भी अपनी ज़िंदगी हाथों में लेने की कोशिश करते हैं तो उनको तनकीद का निशाना बनाया जाता है। इंटीग्रेशन के लिए उनको बहुत मुश्किलात पेश आती हैं, जिसके लिए हमें एक ऐसा माहौल पैदा करने की ज़रूरत है जिसमें वो बासानी इंटीग्रेट कर सकें। ब्रेक के बाद हासिल होंगे। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में बात करेंगे एक और मैदान की जिसमें पाकिस्तान को अब ज़रूरत है फिर से कारकर्दगी दिखाने की। आपको हमने 100 इंडेक्स के बारे में बताया, अब क्रिकेट के मैदान की बात करते हैं। जिम्बाब्वे और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 वनडे इंटरनेशनल मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ का जो तीसरा और फैसला कुन वनडे मैच है आज क्वीन स्पोर्ट्स क्लब बुलावाईयो में खेला जाएगा और दोनों टीमों के दरमियान जो 3 मैचों की सीरीज़ है वो 1-1 से बराबर है। मेज़बान जिम्बाब्वे की टीम ने पहले वनडे मैच में पाकिस्तानी टीम को 80 रन से शिकस्त दी थी, जबकि दूसरे वनडे मैच में पाकिस्तानी टीम ने बहुत भरपूर जवाब दिया और जिम्बाब्वे को न सिर्फ 10 विकेटों से शिकस्त दी बल्कि 3 मैचों की सीरीज़ 1-1 से बराबर भी कर ली थी। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 वनडे मैचेस की सीरीज के अलावा 3 T20 बैनुल-अक़वामी मैचेस की सीरीज भी खेलेगी। और जनाब अगर चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी की बात की जाए उस मामले पर भारत एक मरतबा फिर पाकिस्तान को पैसों का रोब दिखा रहा है और ICC ने बोर्ड मीटिंग तलब कर ली है। चैंपियंस ट्रॉफी की किस्मत का फैसला अब जुम्मे को यानी कल होने का इम्कान है। पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर अगर नहीं मानता तो वोटिंग के जरिए मेज़बानी छीनने की कोशिश होगी। और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता कि हम भारत जाकर खेलें और वो पाकिस्तान में ना खेले। उम्मीद है चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। जो फैसला होगा पाकिस्तान के लिए बेस्ट करके निकलेंगे इंशाल्लाह ताला। चैंपियंस ट्रॉफी में भी दिन थोड़े रह गए तो उसकी तैयारी हमारी साथ साथ जारी है। हम मुसलसल उस पर दिन रात काम कर रहे हैं और अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। हम कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे कि खाली बस पैसों की बुनियाद पर बिक जाएं कि ये कर लें, ऐसी चीज़ कोई नहीं होगी, ना होनी है। लेकिन जो पाकिस्तान के लिए बेस्ट होगा वो करके निकलेंगे इंशाल्लाह ताला। हम अपने स्टांस में अभी भी क्लियर हैं कि ये नहीं हो सकता कि हम जाके इंडिया क्रिकेट खेलें और इंडिया नहीं खेले यहाँ आके, ये नहीं हो सकता। तो जो भी होगा बराबरी की सतह पर होगा और हम उसमें ICC को बड़ा क्लियर बता चुके हैं। तो आगे जो फाइनल बोर्ड मीटिंग में होता है वो आपको आगा। और जी इसी पर हमने बात करनी है। वी हैव नन अदर देन डॉक्टर ऑफ क्रिकेट मिर्जा इकबाल बेग साहब, सीनियर स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन मिर्जा साहब आपकी इजाज़त से एक छोटी सी ब्रेकिंग है जो इस वक्त शामिल करनी है। वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने 1 लाख पॉइंट से तजावुज़ करने पर कौम को मुबारकबाद सामने आई है। उन्होंने कहा कि स्टॉक एक्सचेंज 1 लाख पॉइंट से तजावुज़ करना हुकूमती पॉलिसीज़ पर सरमायाकारों के भरोसे की अक्कासी करता है। वज़ीर-ए-आज़म ने भी कहा इस तंगे मील को अबूर करने के लिए हुकूमती मुआशी टीम और मुल्क में सरमायाकारी के फ़रोग़
लोग के लिए मसरूफ जो अमल है वो लाई के तहसीन है। कौम से अहद किया था कि मुल्की मुआशी इस्तेहकाम और मुल्की तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाऊंगा और पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दे दी। अल्लाह के फजल करम से कुर्बानी रायगा नहीं गई है। उनका ये कहना है कि मुल्की इस्तेहकाम और तरक्की के दुश्मन मुल्क को दोबारा डीरेल करने की मजमूम और नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। मुल्क में महंगाई की शरह में मजीद कमी हुई है। शरह सूद 15% और तरसीलात ज़र रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुके हैं। मुल्क की तरक्की के लिए यूं ही मेहनत वो करते रहेंगे। उन्होंने ये अहद का इजहार किया है और मुल्क की तरक्की और खुशहाली के दुश्मनों को अपने मजमूम मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे। ये कहना था वज़ीर आज़म का। इस वक्त मिर्ज़ा इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट पर बात करने के लिए। मिर्ज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपके पेशेंस का, आपके सब्र का। ये बताइएगा कि इस वक्त आप क्रिकेट के मैदान की बात करें, हम लोग स्टॉक एक्सचेंज में तो बहुत बेहतर कारकर्दगी दिखा रहे हैं। क्या इरादे हैं आज पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के और आपको क्या लगता है कैसा वो परफॉर्म करने वाले हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सब्र की बात की और काफी लोग इंतजार कर रहे हैं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का कोई हल निकल आए, क्योंकि 10 नवंबर को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की शेड्यूलिंग होनी थी, शेड्यूल अनाउंस होना था, फिर 22 नवंबर हो गया और अब आज 28 नवंबर हो गई है। तो लगता यही है कि कल के इजलास में ये फैसला होगा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को जो वाज़ेह मौक़िफ़ दिया है उससे तो यही लग रहा है, जो बातों से चेयरमैन की कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने या आईसीसी ने पाकिस्तान को पैसों की पेशकश की है कि पाकिस्तान जो है वो हाइब्रिड मॉडल पे तैयार हो जाए, लेकिन बज़ाहिर लगता नहीं है। 2-3 हल है इसके। अगर हाइब्रिड मॉडल पर पाकिस्तान तैयार नहीं होता तो क्या बोर्ड मेंबर जो है वोटिंग के जरिए आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को कहीं और शिफ्ट करेंगे, क्योंकि 15 रुकनी बोर्ड है जिसमें के 11 टेस्ट प्लेइंग नेशन है, उसके अलावा 12 टेस्ट प्लेइंग नेशन है और उसके अलावा 3 एसोसिएट ममालिक हैं। तो बज़ाहिर यही लग रहा है कि कल का इजलास हंगामा खेज साबित होगा और जो लॉबिंग, बैकडोर लॉबिंग भारत ने की है कि कन्विंस किया है और इस्लामाबाद की सिचुएशन के बाद अब उन्होंने और ज्यादा मुतारिक हो गए, तो मुझे लग रहा है कि कल कोई ना कोई फैसला आ जाएगा। जिक्र कर दिया मिर्ज़ा साहब इस्लामाबाद की सिचुएशन का और मोहसिन नकवी छाए हुए हैं वहां पर, तो उनकी जो हिकमत अमली वो कामयाब रही, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि मोहसिन नकवी के जो लहजे में थोड़ी नरमी सी आई है। उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह जो है हम मैचेस पाकिस्तान में करवाएंगे और इससे पहले बहुत सख्त मौक़िफ़ था उनका, डटे हुए थे वो। तो क्या ये निशानदेही कर रहा है कि अब हाइब्रिड मॉडल की तरफ भी जाया जा सकता है? आपने उनका जुमला सुना कि हम पाकिस्तान जो है, अगर भारत पाकिस्तान में आकर नहीं खेलता तो पाकिस्तान भारत में जाकर नहीं खेलेगा। ये नहीं कहा कि कहीं और जाकर खेलेगा, भारत में जाकर नहीं खेलेगा। इसका मतलब है कि बैक डोर पे कुछ ना कुछ बातचीत जारी है, कन्विंस किया जा रहा है। वरना तो ये कह देते कि नहीं जी, इस मर्तबा उन्होंने ये नहीं कहा कि हम हाइब्रिड मॉडल पर नहीं खेलेंगे, आप नोट करें। इस मर्तबा उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान नहीं आया तो हम भारत जाकर नहीं खेलेंगे। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं बैक डोर में कोई ना कोई चीजें हो रही हैं और जिसका अब नतीजा सामने आ जाएगा कल इंशाल्लाह। तो मिर्जा साहब, जिस तरह से पहले भी आपने कहा कि अगर बोर्ड मीटिंग होती है, वोटिंग वाला होता है, तो भारत पैसे का रोब तो ऑलरेडी दिखा रहा है और वो उसके जोर पे कुछ भी कर सकते हैं। इस सिचुएशन में जिसमें इस वक्त हम हैं, वाइज डिसीजन क्या होगा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लेना चाहिए? अभी तक तो अपने स्टैंड पे हम अड़े हुए हैं कि हम जिस तरह से आपने भी बात की कि हो सकता है कि हाइब्रिड मॉडल पर खेलने के लिए रजामंद हो जाए, तो वाइज डिसीजन क्या होना चाहिए? देखिए, वाइज डिसीजन तो यही होना चाहिए है ना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मेजबानी जो है वो हर तरीके से मेजबानी पर ग्रिप रखनी चाहिए। मेजबान पाकिस्तान है और 2021 में पाकिस्तान को ये चैंपियंस ट्रॉफी अलॉट हुई थी और 1996 के बाद कोई इंटरनेशनल इवेंट हो रहा था। अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में नहीं होती चैंपियंस ट्रॉफी तो कहीं बाहर हो, हाइब्रिड मॉडल के बजाय पूरी चैंपियंस ट्रॉफी, लगता ही है कि ये कोशिश करें कि पूरी चैंपियंस ट्रॉफी बाहर हो। साउथ अफ्रीका और भारत की अभी सीरीज हुई जो T20 सीरीज, उसमें $35 मिलियन जो है वो कमाई हुई है क्रिकेट साउथ अफ्रीका की, और पाकिस्तान को आईसीसी जो है पूरे साल के $35 मिलियन देता है। तो पैसा तो बोल रहा है और भारत का इन्फ्लुएंस भी है। अब आप देखें, साउथ अफ्रीका भी उसके साथ होगा, अफगानिस्तान भी उसके साथ होगा, श्रीलंका भी आ जाएगा, बांग्लादेश भी अगर नहीं आया तो शायद बीच में न्यूट्रल रहे और दीगर ममालिक, मुझे जिम्बाब्वे वगैरह। तो मुझे लग रहा है
कि अगर वोटिंग हुई तो उसमें भारत का इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा। लेकिन मिर्जा साहब, हिचकिचाहट का शिकार तो दीगर टीमें भी हैं, ये तो तस्लीम करना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के साथ जब सीरीज होने लगी थी उस वक्त भी ये मुद्दा खड़ा हो गया था। तो कहीं ऐसे तो नहीं कि जो स्कूल में बच्चों की तरह जिस बच्चे को सबक नहीं भी आ रहा होता है पर उसको खड़े होकर सुनाने का शौक होता है, तो अक्सर उसको जब दे दिया जाता है कि चलें ठीक है आप सुनाएं, तो वो सुना नहीं पाता। तो इस तरह की सूरत हाल पैदा होने से बेहतर ये नहीं है कि टेबल पर वो ऑप्शंस रखे जाएं जो दोनों के हक में बेहतर हो, या पहले से अगर हमें दिखाई दे रहा है कि हमें हाइब्रिड मॉडल की तरफ ही जाना पड़ेगा तो अपनी कोई शराइत तस्लीम करवा दीजिए, क्योंकि वोटिंग के बाद तो हम इस तरह की सिचुएशन में नहीं होंगे। देखिए, पहले तो बातचीत होगी ना, पहले डायरेक्ट तो वोटिंग नहीं शुरू होगी ना, पहले बातचीत होगी, वो सजेशन देंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऑल्टरनेट बताएंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी राय का इजहार करेगा, फिर उसके बाद वोटिंग की तरफ जाएंगे। लेकिन आप अंदाजा लगा लेना कि जय शाह जो आईसीसी के चेयरमैन 1 दिसंबर को इतवार को चार्ज संभालेंगे, जब वो इलेक्शन लड़ने के लिए आए तो कोई उनके मध्य मुकाबले ही नहीं आया, किसी ने उनके खिलाफ जुर्रत नहीं की। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनकी लॉबी बड़ी तगड़ी है और उनको बहुत सपोर्ट है रुकन ममालिक का आईसीसी के, और एसोसिएट ममालिक का भी उन्हें सपोर्ट है। मुत्तहिदा अरब अमारात के मुबशिर जो है वो, मुझे जो मेरे पास इत्तलात हैं कि वो उनको भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने जो है ये कहा है कि आप दुबई के ग्राउंड जो है तैयार रखें, क्योंकि आपको याद होगा गुज़िश्ता बरस आईपीएल के बल्कि फाइनल में भी इसी साल उनको बुलाया गया था स्पेशली वहां पर अहमदाबाद में। तो लग यही रहा है कि कोई ना कोई बैकडोर भारत कोई ना कोई काम कर रहा है, और जो मौजूदा हालात को देखते हुए मुझे लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में होने के इम्कानात अगर हकीकत की निगाह से देखा जाए तो कम नजर आते हैं। ओह अच्छा, तो अगर ऐसा नहीं होता और मिर्जा साहब हाइब्रिड मॉडल को चूज किया जाता तो फिर क्या मैचेस साउथ अफ्रीका में होंगे, कुछ मैचेस वहां होंगे, या फिर ऐसा होगा कि जो दुबई की बात की जा रही है वहां मैचेस होंगे? ये इस हवाले से जरा बताएं। देखिए, हाइब्रिड मॉडल पे तो पाकिस्तान किसी तौर तैयार नहीं होगा कि हाइब्रिड मॉडल का मतलब ये हुआ कि, और साउथ अफ्रीका में हो नहीं सकते, उनके यहाँ डोमेस्टिक सीजन भी चल रहा है, अभी श्रीलंका की टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेल रही है, ग्राउंड तैयार नहीं है। एक ही ऑप्शन है दुबई का कि दुबई में हो सकते हैं। तो अब उसके बाद क्या सूरत हाल पैदा होती है देखना ही है कि पाकिस्तान तो तैयार नहीं होगा हाइब्रिड मॉडल पर, तो एक ही तजवीज देंगे बोर्ड मेंबर्स कि जनाब आप होस्ट आप रहे, ठीक है, पाकिस्तान मेजबान टूर्नामेंट पैसे पाकिस्तान को और ज्यादा दिए जाए। अच्छा, और मिर्जा साहब आज की बात कर लेते हैं। वनडे सीरीज 1-1 से तो बराबर है, और जो बुलावायों में आज का मैच खेलना है बड़ा इंटरेस्टिंग हमें तो लग रहा है कि होने वाला है। तो आपको क्या लगता है, प्लेइंग 11 में कोई तब्दीली करनी चाहिए या फिर उसी टीम के साथ जाना चाहिए? क्योंकि ऑलरेडी हमारे दो जो फास्ट बॉलर्स हैं, अहमद दानियाल और शाहनवाज धानी, इंजरी की वजह से बाहर हो गए सीरीज से। तो कैसा देखते हैं आज का मैच? देखिए ना, उन दोनों बॉलर्स को तो ना पहले वनडे में खिलाया गया ना दूसरे वनडे में खिलाया गया, तो अगर उनके इंजरी से बाहर होने की वजह से पाकिस्तान टीम पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मुझे लग रहा है इसी कॉम्बिनेशन को रखेंगे, क्योंकि आपके स्पिनर्स ने डोमिनेट किया है। सलमान अली आगा, उसके अलावा फैसल अकरम, फिर उसके अलावा साइम अयूब से भी बॉलिंग कराई, अबरार अहमद ने 4 विकेटें ली। तो मुझे लग रहा है पाकिस्तान फास्ट बॉलर्स के बजाय स्पिनर्स पे रिलाई करेगा, और मुझे लग रहा है अनचेंज टीम होगी, क्योंकि तैयब ताहिर को आपने रखा, उसकी बारी नहीं आई, 10 विकेटों से पाकिस्तान जीत गया, तो इस मैच में उन्हीं को खिलाया जाएगा। अनचेंज मुझे लग रही है कि पाकिस्तान की टीम अनचेंज होगी। पाकिस्तान की टीम अनचेंज होगी। चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में आपने बताया, अपना तजिया पेश किया, बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब। इस सारी सूरत हाल पे आपने एक नज़र डाली। हम जाएंगे अभी एक ब्रेक पर। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस, और बात करेंगे सफर है शर्त के नए सिलसिले की। जनाब, प्लास्टिक बैग के खिलाफ एक्सप्रेसो की आगाही मुहिम का सफर जारी है, और ये सफर एक्सप्रेसो टीम कराक्रम हाईवे पर बाइसिकल पर कर रही है। वकार अहमद मलिक और साद शाहजेब कराक्रम हाईवे पर सफर करते गिलगित बल्तिस्तान के अहम शहर चिल्लास पहुंच गए हैं। उनसे उनके सफर के अहवाल जानते हैं और चिल्लास की सियाहत के हवाले से क्या अहमियत है इस पर भी बात करते हैं। जी वकार भाई, बताइएगा अपने सफर के बारे में, कहाँ तक पहुँचे हैं?
हम इस वक्त चिलास में हैं। चिलास जो है ये बहुत ही कदीम खूबसूरत शहर है और आज जो है चिलास के हवाले से जो मंजरनामा है या लोग जो चिलास के बारे में समझते हैं उसमें और जो चिलास हकीकी तौर पर है उसमें फ़र्क है। और वो फ़र्क ये है कि जब आप चिलास में ऐसे आप टूरिस्ट हैं जो कि पढ़ लिख के आते हैं, आप जिस जगह जाते हैं उसके हवाले से मुताला करते हैं, उसके हवाले से इंफॉर्मेशन लेते हैं, मालूमात लेते हैं, किताबें पढ़ते हैं, तो इस तरह के टूरिस्ट के लिए तो चिलास एक ऐसी जगह है कि वो शायद कहीं और मूव ही ना करे और वो चिलास में ही रहे। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे जो रॉक कार्विंग साइट्स हैं सैकड़ों हज़ारों साल कदीम और ये जितनी भी रॉक कार्विंग थाउजेंड्स में हैं उसमें से 80% जो है वो दरेल तांगीर और ये चिलास का जो एरिया यहाँ पे है। और ये जो रॉक कार्विंग साइट्स हैं ये हमें बताती हैं कि ये कितनी कदीम तरीन तहजीबी मरकज़ रहा है। यहाँ तक कि कुछ इल्मी जो मदरसे थे वो यहाँ पे शुरू हुए, यानी गंधारा तहजीब टेक्सला से भी कदीम हमें मालूम होता है कि ये जो दरेल तांगीर ये तहजीब का गवारा रहा है, चिलास वगैरह। अब जब चिलास टूरिस्ट आता है तो वो जनरली क्या है कि कुछ समझता है कि शायद कुछ दुकानों और कुछ वर्कशॉप्स जो रोड के ऊपर हैं उसका नाम चिलास है। तो ऐसा यकीनन नहीं है। चिलास के बारे में जब आप पढ़ के आते हैं तो आपको होता है कि ये जो खूबसूरत ये जो बंजर पहाड़ हैं, रगड माउंटेन्स हैं, या मैं कहूँ कि ये रगड ब्यूटी है। ये जो रगड ब्यूटी है ये आपको शायद ही कहीं मिले। इसके पीछे यानी चिलास से इस साइड पे भी, डाउन साइड पे भी और अप साइड पे भी जो लैंडस्केप है वो तो आपको हैरत ज़्यादा कर देती है। इतनी खूबसूरत लैंडस्केप है और ये चिलास के पास है। तो रॉक कार्विंग साइट्स हो गई और ये चीज़ होगी। और फिर तीसरी एक और बड़ी अहम चीज़ है कि यहाँ पे कला है और वो गालिबन पुलिस आजकल उसमें है, बट वो जो कला है वो भी देखने के काबिल है और देखने के लायक है क्योंकि वो बड़ी एक इंटरेस्टिंग तारीख रखता है। प्रोफेसर लीटनर जो हैं, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी जो इस वक्त लाहौर में है, इसके जिन्होंने जो फाउंडर थे वो 1862 और 1863 में इस दौर में इस पूरे एरिया में यानी कोहिस्तान की इस पूरी पट्टी में यहाँ से पैदल चलते हुए चिलास आए थे और उन्होंने इस किले में क़याम इस हवाले से किया था कि यहाँ पे उस वक्त अस्तोर की और चिलास की आपस में जंग हो रही थी, कुछ चरागाहों का झगड़ा था, अस्तोर को कश्मीर बैकअप कर रहा था और ये जो जंग थी और उसमें जो वाटर चैनल आ रहा था किले के अंदर उसमें जहर मिला दिया गया था और बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई थी। ये सारी हिस्ट्री है। तो जो प्रोफेसर लीटनर हैं उन्होंने दारदिस्तान जो किताब लिखी है उसमें ये सारा जिक्र किया और वो यहाँ पे उस जंग के दौरान 1863 या इस एरा में यहाँ पे मौजूद थे। सो अगर आप चिलास को जितने भी पर्सपेक्टिव में देखें, यहाँ पे एक शैंग्रीला होटल है जिसकी एक अपनी हिस्ट्री है, इतना खूबसूरत होटल है और अब ये सब कुछ जो है ये द्यामर भाषा डैम की वजह से पानी में चला जाएगा और पानी में जब ये चला जाएगा तो फिर किसी को क्या मालूम कि ये क्या खूबसूरत जगह और इसकी जो हिस्ट्री है वो तमाम चीज़ें जो हैं। तो ऑफ कोर्स ये कदीम जो दौर था और इस दौर में यही फ़र्क है कि अब हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, अब हम वीडियो के सूरत में, इस सूरत में या तस्वीरों की शक्ल में इन चीज़ों को महफूज कर लेते हैं। सो चिलास जो है ये एक बहुत ही कमाल शहर है और मुझे हमेशा एक स्पिरिचुअल, एक बड़ी खूबसूरत, एक बड़ी खुशी होती है जब भी चिलास पहुँचता हूँ। इसकी होटल्स जो हैं जितने भी, उनकी अपनी एक वाइब है और रात के टाइम भी और दिन के टाइम भी, रोशनी का जो खेल है, दरिया सिंध का जो साथ है, ये तमाम चीज़ें मिल मिला के चिलास को एक इंतहाई अहम सियाहती मरकज़ बनाती। ज़बरदस्त। अच्छा, चिलास की तो आपने हिस्ट्री बताई है, चिलास तक पहुंचने का आपका सफ़र कैसा रहा उसके हवाले से ज़रा बताएं। बाइसिकल पर ख़ास तौर पर यहाँ तक पहुंचने का जो सफ़र था वो कैसा रहा? बाइसाइकिल्स का जो सफ़र रहा वो हमारा शत्याल से बेसिकली था और ये जो था शत्याल से लेके यहाँ तक ये सबसे ज़्यादा हमने जो ट्रैवल किया एक ही टाइम पे, एक ही दिन में, वो ये वाला किया और वो 70 किलोमीटर है। बट 70 किलोमीटर आप यकीन कीजिए कि अगर आप मैदानी इलाकों के हवाले से बात करें तो ये 150 प्लस किलोमीटर है। उसकी वजह यह है कि ये 70 किलोमीटर जो है ये आपको रुलाता है और अदरवाइज़ जीबी में जो टेरेन है ये जितनी भी कराकोरम हाईवे की वो उतनी डिफ़िकल्ट नहीं है। डिफ़िकल्ट इसलिए बन जाती है क्योंकि द्यामर भाषा डैम की वजह से कराकोरम हाईवे को रीलोकेट किया गया और द्यामर भाषा की वजह से वो बहुत पहाड़ों की बुलंदी पे एक दफ़ा जाती है, बहुत बुलंदी पे, और उसके बाद फिर उसका डाउन स्टार्ट होता है। लेकिन वो जो बुलंदी पे जाती है वहाँ तक जाते हुए मतलब आप सोच नहीं सकते कि क्या हालत होती है। तो वो उसने बहुत ज़्यादा थका दिया था। बट और उसके बावजूद हमने जो है वो 70 किलोमीटर का सफ़र किया एक दिन में। रात हमें तकरीबन 20 किलोमीटर चिलास से हम पीछे थे तो हमें रात आ गई थी, बट हमारे बाइसाइकिल्स में अच्छी लाइट्स वगैरह हैं तो उस तरह हम रात को चिलास में यहाँ पहुँच गए। तो थका देने वाला सफ़र था, बहुत ज़्यादा थका देने वाला सफ़र था, बट बहुत ही मज़े का इसलिए था कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये पूरा जो एरिया है इसकी लैंडस्केप जो है
वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और इससे आगे जो अब हमारा है टारगेट, यानी अब आगे जहाँ हमने पहुँचना है, तो वो हमारा है कि शायद हम गोनर फार्म में क्याम करें, या रायकोट ब्रिज, या मुमकिन है थलीची एक जगह है वहाँ पे क्याम करें। डिपेंड करता है कि हम कहाँ पहुँचते हैं। तकरीबन यहाँ से 60 किलोमीटर का वो है, और उसके बाद उससे अगले दिन फिर हम इंशाल्लाह गिलगित में। बिल्कुल, हम उम्मीद करेंगे कि आप जहाँ भी जाएँ खैर खैरियत से जाएँ, और अपना मकसद आपका जो है उसमें मज़ीद बरकत हो, और मज़ीद लोग आगाह हो सकें कि इस वक्त कितनी ज़रूरत है, शदीद ज़रूरत है कि ये शॉपिंग बैग्स का जो है इसको हल किया जाए, और जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि अगर ऐसा ना किया गया तो अभी भी हम बहुत से लोग इस चीज़ के शिकार हो रहे हैं, हमारी सेहत इसका शिकार हो रही है, और अगर इस पर काबू ना पाया गया तो हमारी आने वाली नस्लें तो बिलाशुबा होंगी। बिल्कुल ऐसा ही। और अब याद करेंगे उर्दू अदब की शाहकार तसनीफ राजा गिद्ध और दीगर बेशुमार लाजवाल तसानीफ की खालिक बानो कुद्सिया को उनकी आज सालगिरह है। बानो कुद्सिया के रुखसत होने से उर्दू अदब एक बेमिसाल और बेबदल मुसन्निफ से महरूम हो गया। 28 नवंबर 1928 को फिरोजपुर में पैदा होने वाली मशहूर नावल नवीस, अफसाना निगार और ड्रामा निगार बानो कुद्सिया को बचपन से ही कहानियाँ लिखने का शौक था। आपने इंटरमीडिएट इस्लामिया कॉलेज लाहौर जबकि BA कनेड कॉलेज लाहौर से किया। सन 1950 में पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया, और फिर मशहूर अफसाना निगार और ड्रामा नवीस इशफाक अहमद से रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हो गई। बिल्कुल, और इनकी जोड़ी ऐसी जोड़ी थी जिसकी मिसालें आज तक लोग देते हैं। क्या बाकमाल जोड़ी थी। बानो कुद्सिया का शुमार उर्दू के अहम अफसाना निगारों में होता है, और उनके अफसानवी मजमूओं में नाकाबिल ज़िक्र बाज़गश्त, अमरबेल, दस बस्ता, सामान वजूद, तवज्जो की तालिब, आतिश ज़ेरपा और कुछ और नहीं के नाम शामिल हैं। उन्होंने कई नावल भी तहरीर किए, और उनका शोहरा आफाक नावल राजा गिद्ध अपने असलूब की वजह से उर्दू के अहम और मुमताज़ नावलों में शुमार होता है। उनकी दीगर तसानीफ में एक दिन, शहर लाजवाल, परवा, मोम की गलियाँ, चहार चमन, दूसरा दरवाज़ा, हिजरतों के दरमियान और उनकी खुद नविश्त राह रवा के नाम सर फहरिस्त हैं। बानो कुद्सिया ने टेलीविज़न के लिए भी कई यादगार जो हैं तहरीरें की हैं, और आपकी इन्हीं अदबी खिदमात के एतराफ़ में उन्हें सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। और आप तवील अलादत के बायस 4 फरवरी को लाहौर के एक निजी अस्पताल में इंतकाल कर गई, और अपने महबूब शौहर इशफाक अहमद के पहलू में सुपुर्द खाक हुई। छोटा सा ट्रिब्यूट उनकी बर्थडे पे उन्हें हमने पेश किया है। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। एक्सप्रेसो जिस तरह से एक प्लेटफॉर्म है हमारे नए टैलेंट्स के लिए, हमारे हीरोज़ के लिए, उसी तरह से कुछ उभरते हुए सिंगर्स के लिए भी हमारा प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पर हम आपसे उनकी मुलाकात करवाते हैं। उभरते हुए गुलकार मोइज़ अब्बास आज एक्सप्रेसो के मेहमान हैं, और मोइज़ एक अपना जो ट्रैक है वो भी रिलीज़ कर चुके हैं इलाज के नाम से। बड़े पक्के सुर है, सहर अंगेज़ आवाज़ है, और सोशल मीडिया पर खासे वायरल हैं। इन्हीं से बात करते हैं। बिल्कुल मोइज़, कैसे आप? अस्सलाम वालेकुम सर, ठीक है, आप खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, ये पहले तो अपने ट्रैक के बारे में बताइएगा। नाम आपने इलाज रखा है, किस चीज़ का इलाज कर रहे हैं? देखिए सर, ये समझ लें कि एक प्यार भरा सॉन्ग है, और ये मोहब्बत का इलाज है। अच्छा, और मोहब्बत का इलाज करने की ज़रूरत क्यों पेश आई मोइज़? देखें, जब मोहब्बत की जाती है तो फिर उसका इलाज भी जो है वो लाजमी होता है। तो मोहब्बत का इलाज, मैंने कहा उसका मैं कोई एंटीडोट निकाल लूँ। अच्छा, चलें फिर हमें इलाज करके दिखाइए, कुछ सुनाइए। जी सर, श्योर। तेरी अखियां ने ऐसा जादू कीता, मेरा तन मन सारा बेकाबू कीता, हाय दिल भी करदा तेरा जिक्र माहिया, हर साह नाल औंदी तेरी फिक्र माहिया, कीता की जादू ऐसी हो गए खराब वे, मरजां दा साडे तू इलाज वे, हाय मरजां दा साडे तू इलाज वे, हो दर्दां दा साडे तू इलाज वे, दर्दां दा साडे तू इलाज वे, इश्क इश्क मेरा तू, इश्क इश्क मेरा तू, मुझ में बसा है तू, तुझ में बसा हूँ मैं।
वाह वाह वाह, जबरदस्त, बहुत अच्छा इलाज करते हैं आप, पता चल गया हमें। अच्छा मोइज, बताइए कि कब से आपने इस सफ़र का आगाज़ किया, कब से गा रहे हैं, शौक था और प्रोफेशनली भी अभी आप गा रहे हैं या आप इसके अलावा कुछ और करते हैं, म्यूज़िक शौक और पैशन के तौर पर आपके साथ है? अच्छा, मैं बड़ी हैरानकुन बात करूंगा, मैं म्यूज़िक के साथ साथ जो है वो लॉ कर रहा हूँ, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ लॉ। अच्छा। और ये है कि म्यूज़िक का शौक मुझे बचपन से था, लेकिन इसको करते करते तकरीबन कह लें कि 4-5 साल हो गए हैं इस फील्ड में। बिल्कुल, और ये हैरानकुन बात बिल्कुल नहीं है। हम तो डॉक्टर्स को देखते हैं जो म्यूजिक कर रहे हैं और इवन एक्टिंग करते हुए भी नजर आते हैं हमें, बल्कि कुछ डॉक्टर्स तो हमारी फील्ड में भी हैं, एंकर्स भी हैं। खैर, ये बताइएगा कि आपने शुरुआत कहाँ से की? अच्छा, मेरी शुरुआत जो है वो बचपन से हुई, ये शौकिया जो सिंगिंग वगैरह होती है, आप कह लें कि मेहमानों के सामने जो है वो गा गा के शुरुआत हुई, फिर उसके बाद गिटार सीख लिया, उसके बाद फिर चलते ही चलते रहे। ज़बरदस्त। तो बताएं कि इस सारे जर्नी में आपको अपनी फैमिली की सपोर्ट हासिल रही, क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आप लॉ कर रहे हैं, तो क्या आप चाहते थे कि सिर्फ म्यूज़िक को ही आगे लेकर चलें, अपना प्रोफेशन भी इसी को बनाएं, या फिर सोचा हुआ था कि इसको साथ साथ रखेंगे और जो प्रोफेशन है वो आपका इससे कुछ तब्दील होगा? अच्छा, फैमिली की सपोर्ट आप ये कह सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सही रही है और उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। लेकिन ये कह लें कि मुझे लॉ का भी शौक था और इसका भी शौक था, और मेरा दिल ये है कि मैं दोनों को ही प्रोफेशन बनाऊँ, पार्ट टाइम ये और फुल टाइम। आप कर सकते हैं, दोनों चीज़ें कर सकते हैं। ये बताइएगा कि कोई इंस्पिरेशन, किसी की तरह आपको गाना अच्छा लगता हो या किसी का गाना अच्छा लगता हो? ऑल टाइम फेवरेट तो मेरे उस्ताद नुसरत अली खान साहब हैं, तो उन्हीं को मैं ज़्यादा गाता हूँ, तो आप उन्हीं को इंस्पिरेशन कह सकते हैं। तो फिर हमें सुनाइए, उन्हीं का कुछ सुनाइए हमें। जी जी, फॉर श्योर। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, बन गया एक ही रूप, बन गया एक ही रूप, प्रेम की माला जपते जपते आप बनी मैं शाम, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। ज़बरदस्त मोइज, कमाल आपकी आवाज़ में टेक्सचर है बहुत ख़ास, जिसमें अगर मज़ीद जो है आपकी रियाजत में इजाफ़ा और अल्लाह आपकी क़ुव्वत गोयाई में मज़ीद इजाफ़ा करे, तो आप बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर बहुत कमाल दिखा सकते हैं। अच्छा मोइज, ये बताइए कि आगे का क्या प्लान है? बस ये है कि अल्लाह का करम साथ रहा और ऑडियंस का प्यार साथ रहा, तो इंशाल्लाह ताला आगे भी इसको कंटिन्यू करूंगा और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का नाम रोशन करूंगा फ्यूचर। जबरदस्त। बताएं, कोई ट्रैक इन प्रोसेस है अभी इलाज के बाद? जी, इलाज के बाद एक बहुत ही खूबसूरत सेक्सराई की सॉन्ग है, वो भी मेरा आने वाला है इंशाल्लाह ताला, जल्द आप सुनेंगे इसको भी। 2 लफ्ज़ उसके भी सुना दें। जी, बस वो इनकमिंग में, मतलब तकरीबन उसका ये है कि नेक्स्ट मंथ के लास्ट पे मैं रिलीज़ करूँगा, वो भी एक बड़ा खूबसूरत सॉन्ग है, वो मैंने खुद लिखा है जिस तरह ये इलाज लिखा है। ठीक है जी, बड़ी आपने अभी वो कह रहे हैं कि जब वो उसको लॉन्च करेंगे उसके बाद वो आप सुन सकते हैं, अभी आप उसको नहीं सुन सकते। तो मोइज, मुझे ये बताएं कि मैनेज करना आसान है दोनों चीज़ों को, सिंगिंग को और आपका जो प्रोफेशन है लॉ, उसकी भी कोई टाइमिंग नहीं है और म्यूज़िक पे भी टाइम डेफिनेटली देना पड़ता है, तो कैसे मैनेज कर लेते हैं? यह है कि मैनेजिंग थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि आपको पता है स्टडीज़ के साथ म्यूज़िक को कंटिन्यू रखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बात यह है कि अगर आपका शौक और उसमें इंतहा का शौक हो तो फिर मेरे ख्याल से वो इजी हो जाता है। बिल्कुल, और ज़रा कोशिश कीजिए जल्द से जल्द अपना ट्रैक निकालें। बहुत सारे सुनने वाले आपके लोग मौजूद हैं और अप्रिशिएट करने वाले भी लोग मौजूद हैं इंशाल्लाह, और इसको छुपा के मत रखिएगा, इसका इजहार कीजिएगा। सही है। ओके मोइज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक्सप्रेसो को ज्वाइन किया और मैं अपने नाज़रीन से इजाजत चाहूंगी। आपसे मुलाकात हमारी कल होगी। जाते जाते हम आपको छोड़ जाएंगे मोइज के एक गाने के साथ। मोइज, आप कुछ सुनाइए। जी सर।
ये मेरा सबसे फेमस जो मेरा भी हुआ था। मैं तो वो नहीं रहा, मैं तो वो नहीं रहा, हाँ मगर वही है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। आफतों के दौर